हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शुभम महाजन, योर जीएस फैकल्टी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में पूरी तरह से डिवोटेड हो। दोस्तों देखिए, आज का टॉपिक आपके लिए बड़ा ही ज़रूरी होने वाला है। आपने हेडिंग देख ही ली होगी, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। अब ये क्या था जिसमें हमने क्या किया, आर्टिकल 370 को पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया। बीइंग ए जम्मू एंड कश्मीर resident, you know how much article 370 was important to us or was a talk of the town। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कश्मीर के बारे में बात की जाती थी तो उसमें एक बीच में बैरियर आता था, वो आता था आर्टिकल नंबर 370। जम्मू एंड कश्मीर के लिए बारे में ये कहा जाता था कि कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी जब तक आर्टिकल 370 नहीं टूटेगा। और बाद में क्या हुआ, 2019 में इस आर्टिकल को पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया हमारे इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें सरकार कौन सी थी उस समय, बीजेपी की। अब दोस्तों ये हमने टॉपिक करना ना, इसमें एक दो चीज़ें हमने कवर करनी है कि कैसे हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर था हमेशा से इंडिपेंडेंट था। इसके बारे में आपको एक चीज़ छोटी सी ऐसे बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर में कभी भी ब्रिटिश हुकूमत नहीं रही। ठीक है, जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात की जाए, पूरे नॉर्थ इंडिया ने पार्ट लिया, जम्मू एंड कश्मीर ने कोई भी तरह का उसमें पार्ट नहीं लिया। फिर उसके बाद जब हमने इंडिपेंडेंस की राह पे चल पड़े 1857 के बाद, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, या उसके आगे बड़े इवेंट्स हुए जैसे गदर पार्टी हुई या साइमन कमीशन के लिए लड़ाई हुई, भगत सिंह जी ने लड़ाई लड़ी, महात्मा गांधी ने पूरे देश को जोड़ा, उस समय भी कभी जो है जम्मू एंड कश्मीर ने भारत की आज़ादी के लिए कोई भी अपना कदम नहीं उठाया, क्योंकि जम्मू और कश्मीर हमेशा से क्या था, एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट था। ठीक है, ब्रिटिश हुकूमत की अगर बात की जाए, उन्होंने भी हमें पूरी तरह से मान्यता दी कि आप क्या रहोगे, हमेशा से आज़ाद रहोगे। चलिए बात करते हैं कैसे। बट एक चीज़ याद रखना, उसमें आर्टिकल नंबर 370 नहीं आएगा जिसकी वजह से हम इंडिपेंडेंट थे, वो एक अलग चीज़ आएगी। ठीक है, चलिए पहले सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं और उसके बाद आर्टिकल 370 के बारे में बात करेंगे कि क्या था इसमें, क्या क्या लेआउट्स थे उसके, जिसकी वजह से हमारी स्टेट हमेशा से क्या रही, आइसोलेटेड रही। अब देखिए, जम्मू एंड कश्मीर की इंडिपेंडेंस जो है प्रिंसी स्टेट के तौर पर कब स्टार्ट होती है, जब हमारा एंग्लो सिख वॉर ख़त्म होता है। ठीक है, फोर्थ एंग्लो सिख वॉर ख़त्म होता है। ये किसके बीच में था? सिख अम्पायर के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। ये जब ख़त्म होता है तो उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर का एक नया एरा स्टार्ट होता है, क्योंकि पहले जम्मू एंड कश्मीर क्या थी, एक प्रिंसली स्टेट थी, किसके अंडर? सिख अम्पायर के अंडर। ठीक है, पहले जम्मू एंड कश्मीर सिख अम्पायर के अंडर थी, जिसको कंसोलिडेट किसने किया था? महाराजा रंजीत सिंह ने किया था। अब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ जो है 1829 में हो जाती है, बट एंग्लो सिख वॉर कब कंप्लीट होती है? 1846 में। जो उनके आगे सक्सेसर्स आए महाराजा रंजीत सिंह के, उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई लड़ी, बट बाद में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जीत गए वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, जब एंग्लो सिख वॉर होती है तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर की जाती है, किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और महाराजा गुलाब सिंह ऑफ जम्मू। ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह जो हमारे सबसे पहले महाराजा भी बने इंडिपेंडेंट जम्मू एंड कश्मीर के, उनके बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। ये कब होती है? 16 मार्च 1846 को। ठीक है, उससे पहले आपको एक और चीज़ बता दूं, 9 मार्च 1846 में कौन सी होती है? ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है, जो सिख अम्पायर के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में होती है। बट ये किसके बीच में होती है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये होती है महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। जैसा कि आपको बताया, 16 मार्च 1846 को क्या होती है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोविजंस है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है इसका, ट्रीटी ऑफ अमृतसर का। जितने भी हिली एरियाज थे हमारी स्टेट के, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के या कंट्री के, वो सारे दे दिए गए ब्रिटिशर्स को। ठीक है, सारे ब्रिटिशर्स को दे दिए गए। अब ये तो आगे ब्रिटिशर्स के पास, जो उसमें क्या कह सकते हो आप, मॉडर्न पंजाब, हरियाणा, हरियाणा तो पहले पंजाब में ही आता था, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है चंबा, और उसके बाद एक्सक्लूडिंग लाहौल, इसका मतलब गिलगिट बाल्टिस्तान वगैरह का एरिया, लद्दाख का एरिया जो है जम्मू कश्मीर को मिला था। तो ये सारे एरियाज़ किसके पास चले गए? ब्रिटिशर्स के पास चले गए। अब दूसरा आर्टिकल या आर्टिकल नंबर 3 ऑफ द ट्रीटी ऑफ अमृतसर क्या कहता है? महाराजा गुलाब सिंह ने क्या करना है? 75 लाख रुपए देने हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उस समय करेंसी कौन सी थी? नानक शाही रुपी थे। तो उन्होंने क्या किया, 75 लाख रुपए दे के जम्मू एंड कश्मीर को पूरी तरह से खरीद लिया। और आर्टिकल नंबर 3 को ही ये भी कहा जा सकता है, या ट्रीटी ऑफ अमृतसर को क्या कहा जाता है? सेल ऑफ कश्मीर।
ठीक है, इसको सेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए विच इवेंट इन द हिस्ट्री इज़ नोन एज अ सेल ऑफ कश्मीर, तो वो क्या होगा, हमारा ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो 16 मार्च 1846 को ही। चलिए अब आगे बात करते हैं क्यों हमें इंडिपेंडेंस मिली, क्यों हम हमेशा ब्रिटिश हुकूमत से दूर रहे, हमारे ऊपर उनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहा और कभी भी उन्होंने अपना राज जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में नहीं चलाया। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, हमेशा एड करेगी महाराजा गुलाब सिंह को या उनके आगे जो भी सक्सेसर आएंगे उनकी टेरिटरीज़ को बचाने के लिए। ठीक है, जब भी क्या होगा, बाहरी हुकूमत का हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अटैक होगा तो ब्रिटिश हुकूमत क्या करेगी, हमारे को बचाएगी हमेशा, जिसके रिटर्न में हम क्या करेंगे, उनकी मदद करेंगे, जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 में क्या हुआ था, महाराजा रणबीर सिंह ने, ठीक है, महाराजा रणबीर सिंह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की थी सिपाही म्यूटिनी को पूरी तरह से क्रश करने के लिए। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, जब आर्टिकल नंबर 9 था ना, इसमें हमने वादा किया था कि हम उनकी मदद करेंगे और वो हमारी मदद करेंगे, जिसके बाद क्या हुआ, 1857 में ही 1846 में जब हमारी ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई तो उसके 10 साल के बाद ही हमने क्या कर दिया, सबसे पहले उनकी मदद भी की। कब की थी, हमारी रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, जिसको सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा ने उनको अपनी फोर्स भेजी, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेबिलियन जो है क्रश हुआ, सिपाही रेबिलियन क्रश हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। और एक चीज़ और याद रखना, ये जो हमने 1857 में इनकी मदद की थी ना, इसी की वजह से हमारे जम्मू एंड कश्मीर में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और सब्सिडियरी अलायंस वॉज नॉट एप्लीकेबल इन द जम्मू एंड कश्मीर। ये चीज़ याद रखना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है, जिसकी वजह से रानी ऑफ झांसी ने भी लड़ाई लड़ी थी। इसमें क्या था, ब्रिटिशर्स या लॉर्ड डलहौजी ने फरमान निकाला था कि अब से जो भी राजा उसकी अपनी औलाद नहीं है तो उसकी स्टेट क्या कर लेंगे, हम कॉन्कर कर लेंगे। तो ये हमारे जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, महाराजा प्रताप सिंह की अगर बात की जाए, उनका अपना लीगल हायर नहीं ना था, तो उन्होंने अपने भतीजे महाराजा हरि सिंह को जो है महाराजा बनाया था। अगर ये चीज़ एप्लीकेबल होती जम्मू कश्मीर में तो कभी भी महाराजा हरि सिंह जो है जम्मू के महाराज नहीं बन सकते थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर एसीड हुआ या इंडिया का पार्ट बना। क्या होता है, महाराजा हरि सिंह थे लास्ट डोगरा रूलर जम्मू एंड कश्मीर के। इन्होंने क्या किया, 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया। ठीक है, ही साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन ऑन 26 अक्टूबर 1947। अब इसी को क्या कहा जाता है, हमारा असेशन डे भी कहा जाता है या विलय दिवस भी कहा जाता है। अब उस समय क्या हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बना और इंडिया बना। ठीक है, ये 1947 में 15 अगस्त को हुआ या 14 अगस्त को हुआ। तो उस समय क्या हुआ था, पाकिस्तान के लोगों ने हमारे यहाँ पे क्या किया, अटैक किया कश्मीर को जीतने के लिए। और कौन से वो लोग थे, वो थे पश्तून ट्राइबल्समैन। ठीक है, इन्होंने हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अटैक किया था, जम्मू एंड कश्मीर को या कश्मीर को जीतने के लिए। अब महाराजा हरि सिंह की जो हमारी स्टेट फोर्सेस थी वो नाकाम रही इनको रोकने के लिए, जिसकी वजह से हमें भारत से मदद मांगनी पड़ी और भारत के साथ हमें क्या करना पड़ा, फिर विलय करनी पड़ी। और एक चीज़ और याद रखना, 26 अक्टूबर 1947 को हमारा जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हुआ था वो महाराजा हरि सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में हुआ था। ठीक है, वो लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में हुआ था। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक चीज़ और याद रखना, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन था ना, ये सारी स्टेट्स ने साइन किया था, हमारे जम्मू एंड कश्मीर ने स्पेशली नहीं साइन किया था, सब ने ये साइन किया था। अब क्या होता है, इसका जो क्लॉज 6 ए था ना या सेक्शन 6 ए थी, इसमें इंडिपेंडेंस है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 में आया था, इसमें पूरी तरह से क्लॉज लिखा हुआ था कि कोई भी भारत की स्टेट है ना, उसको अगर इंडिया में आना है तो उनको हमारा एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा भारतीय देश का, कि हम अपनी मर्जी से आपके अंडर आ रहे हैं, तो आपका जो है पूरी तरह से हमारे ऊपर ऑटोनॉमी रहेगी। तो ये हम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें 26 अक्टूबर 1947 को करना ही पड़ा, क्योंकि हमारे ऊपर एक तरह का जो है पाकिस्तानी प्रेशर भी पड़ा हुआ था, अटैक हो गया था ना हमारे यहाँ पे। चलिए बात करते हैं, जब हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया ना, हमें 2 आर्टिकल्स मिले। एक मिले आर्टिकल नंबर 370 या आर्टिकल नंबर 35A हमें मिले। ये हमें बड़े रीज़न से मिल सकते हैं, क्योंकि एक तो जम्मू कश्मीर हमेशा से आज़ाद रहा था, और कश्मीर आपको पता ही है किसकी लिए जाना चाहता है, अपनी वादियों के लिए, और वो हमारे इंडिया में आ रहा था। और दूसरा क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हमारे जम्मू कश्मीर से थे ना, तो हो सकता है इसकी वजह से भी हमें हो सकता है कि ये इन्होंने स्पेशल प्रोविज़न दिया। अब देखिए आर्टिकल नंबर 370,
आर्टिकल नंबर 370 के अगर बारे में बात की जाए ना, सबसे पहले याद रखना इट इज़ ए ओरिजिनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओरिजिनल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये कोई भी अमेंडमेंट के थ्रू नहीं लाया गया। और इसको बनाया किसने था? एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, इट वॉज मेड बाय एन गोपाल स्वामी अयंगर। चलिए अब इसकी बात करते हैं, ये क्या क्या डील करता है हमारे साथ। आर्टिकल नंबर 370 कौन से पार्ट में था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, इट वॉज ए टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड, और उसके साथ साथ क्या थे, हमें स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे। जो आर्टिकल नंबर 370 था, क्या था? ये टेम्पररी था, ये पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के द्वारा कैंसिल किया जा सकता था। ठीक है, अब उसके साथ साथ कौन सा आर्टिकल हमें मिलता है? आर्टिकल नंबर 35 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये हमें क्या देता था? परमानेंट रेजिडेंट्स का पूरी तरह से खिताब देता था, या इसको आप ये भी कह सकते हो ड्यूल सिटीजनशिप या ड्यूल रेजिडेंसी भी आप कह सकते हो। 370 की वजह से क्या हुए? हमें कुछ स्पेशल प्रोविजन मिले, बट आर्टिकल नंबर 35A की वजह से हम क्या हुए? भारत के भी नागरिक बने और जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक भी बने। आर्टिकल नंबर 35A के तहत मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर की जनता क्या कर सकती थी? इंडिया में जाके जॉब कर सकती थी, मतलब भारतीय स्टेट्स में जाके जॉब कर सकती थी, वहाँ की स्टेट जॉब्स ले सकती थी, वहाँ पे जाके लैंड परचेज कर सकती थी। बट जम्मू कश्मीर में आके कोई भी भारतीय नागरिक ना तो कोई जॉब कर सकता था हमारी स्टेट की, और ना ही यहाँ पे कोई लैंड खरीद सकता था। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, ये आर्टिकल नंबर 35A कब लाया गया था? 1954 में प्रेसिडेंटल ऑर्डर के द्वारा। ठीक है, ये पता चल गया आपको। आर्टिकल नंबर 370 क्या है? ओरिजिनल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और आर्टिकल नंबर 35A क्या है? नॉट ए ओरिजिनल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज केम अंडर द प्रेसिडेंटल ऑर्डर ऑफ 1954। चलिए अब आर्टिकल नंबर 370 के बारे में खासियतें जानते हैं, क्या क्या हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पहले एप्लीकेबल नहीं होता था और 2019 के बाद वो हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया। सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या होता था। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन। ठीक है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन के अंडर ही जो है पार्लियामेंट हमारे स्टेट के लिए लॉ ला सकती थी। उसके अलावा कोई भी अगर लॉ लाना है, ठीक है, कोई भी तरह का अगर लॉ लाना है, जैसे पुलिस के ऊपर लॉ लाना है इन्होंने, ठीक है, आर्मी के ऊपर लाना है किसी तरह, वैसे डिफेंस तो उसके अंडर था, आर्मी नहीं आएगी। पुलिस के अंडर लाना है, अगर एजुकेशन के अंडर लाना है इन्होंने अगर कोई लॉ, ठीक है, एजुकेशन के अंडर लाना है या टैक्सेस के अंडर लाना है, सेंट्रल जो टैक्स होता है जो हमारे स्टेट के ऊपर लगता है, तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ता था? स्टेट के असेंबली की अप्रूवल लेना पड़ता था। अगर वो मना कर दें, ठीक है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में अगर कोई रिफॉर्म्स लाने हैं तो सेंटर उसके लिए कोई लॉ ला रही है, तो हमारा स्टेट कैबिनेट क्या कर सकता था? उसको पूरी तरह से खारिज कर सकता था। हमारे यहाँ पे एजुकेशन में अगर रिफॉर्म्स लाने हैं तो सेंटर क्या कर सकती थी? जम्मू कश्मीर से परमिशन लेके ही बनवा सकती थी, ऐसे उसके बिना नहीं कर सकती थी वो। ठीक है, फिर ये आ गया आर्टिकल नंबर 35 है। जम्मू इंडियन सिटीजन्स जो हैं बाकी स्टेट्स के हमारे जम्मू कश्मीर में कोई भी लैंड या प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 370 के तहत हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कभी भी आर्टिकल नंबर 360 एप्लीकेबल नहीं हो सकता था, जिसको कहा जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कभी भी लागू नहीं हो सकती थी। ये आर्टिकल नंबर 370 हमें उससे बचाता था। आर्टिकल नंबर 356 वॉज नॉट एप्लीकेबल इन द स्टेट। ये क्या होता है? इसको कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। अब आप लोग कहेंगे यार प्रेसिडेंट रूल कैसे नहीं हमारे यहाँ पे लग सकता था, ये तो बड़ी बार लगा हुआ है। एक चीज़ आपको बता दूं, आर्टिकल नंबर 356 के लिए ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल नंबर 367 लाया फिर, जिसमें क्या होता है? गवर्नर रूल का प्रोविज़न लाया। ठीक है, गवर्नर रूल का प्रोविज़न लाया। इसमें क्या होता है? जब भी प्रेसिडेंट रूल लगाना होगा उससे पहले क्या होगा? हमारे यहाँ पे गवर्नर रूल ही लगेगा, उसके बाद ही प्रेसिडेंट रूल लगेगा। और प्रेसिडेंट रूल लगता भी है तो प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव कौन रहेंगे? हमारे यहाँ पे गवर्नर ही रहेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा आर्टिकल नंबर 356। आर्टिकल नंबर 352 जिसको नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है, इट वॉज फुली एप्लीकेबल इन द स्टेट। ठीक है, अगर इमरजेंसी प्रोविजंस की बात की जाए, खाली एक ही आर्टिकल हमारे यहाँ पे पूरी तरह से लग सकता था सेंटर के द्वारा, वो था नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 352। ठीक है, अब बात करते हैं रेजिडेंरी पावर्स जो है हमारी स्टेट की, वो किसके पास बिलोंग करती थी? हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेचर के पास ही होती थी। अगर ऐसे देखा जाए सेंटर स्टेट रिलेशन में, जो रेजिडेंरी पावर्स होती है वो हमेशा सेंटर के पास रहती हैं, बट हमारे जम्मू एंड कश्मीर में क्या सिस्टम था? हमारे यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेचर के ऊपर ही होगा। ठीक है,
और जो पार्लियामेंट का जुरिस्डिक्शन था वो किस में था, खाली यूनियन लिस्ट था, कॉन्करेंट लिस्ट था। स्टेट लिस्ट कोई भी तरह की नहीं थी जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ठीक है, 4 तरह की लिस्ट होती है ना, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और रेजिडरी लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट हमारे जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी तरह से एप्लीकेबल नहीं थी। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह का कब भी जैसे मर्जी उनका मन करे लॉ बना सकते थे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स वर लिमिटेड टू द जम्मू एंड कश्मीर। एक चीज़ इसमें याद रखना, आर्टिकल नंबर 31A एंड 19F, ठीक है, इसको कहा जाता है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज एप्लीकेबल टू द जम्मू एंड कश्मीर। एक चीज़ ये, और कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे यहाँ पे लिमिटेड थे। क्यों लिमिटेड थे? क्योंकि पार्ट 4 जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो पार्ट 4A ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आता है, दे वर नॉट एप्लीकेबल टू द जम्मू एंड कश्मीर। तभी हमारे यहाँ पे क्या थे, फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्टेड थे। क्यों थे, अब इसको भी बता देते हैं। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट जो है रिट जुरिस्डिक्शन यहाँ पे नहीं लगा सकती थी। ठीक है, रिट जुरिस्डिक्शन जो होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए, यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पे कोई लॉ लाया गया, अगर क्या होता है ऐसे देखा जाए, अगर कोई पार्लियामेंट लॉ लाती है तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल करा देती है। किसी अगर स्टेट की बात की जाए, स्टेट की गवर्नमेंट अगर कोई लॉ लाती है तो उसको उसकी जो हाई कोर्ट होती है वो कैंसिल करवा देती है ना। बट हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट के पास ये वाली पावर नहीं थी, तो उनकी बड़ी लिमिटेड पावर्स थी, तभी फंडामेंटल राइट्स भी रिस्ट्रिक्टेड थे हमारे यहाँ पे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो था ही नहीं हमारे यहाँ पे, और उसकी वजह से क्या था, हमारे यहाँ पे कोई भी लॉ डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया जा सकता था हमारी हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, और एक चीज़ और, जम्मू और कश्मीर का अपना क्रिमिनल कोड ऑफ कंडक्ट था जिसको कहा जाता था RPC, रणबीर पीनल कोड इसको कहा जाता था। RTI या IPC हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं थी। ठीक है, ये हो गए हमारे आर्टिकल नंबर 370 के लेआउट्स, ये आपको पता चल गया। आर्टिकल नंबर 370 के तहत ना कोई फंडामेंटल ड्यूटी थी हमारी, ना हमारा कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थी। हाई कोर्ट हमारे जम्मू एंड कश्मीर की लिमिटेड थी, वो कोई भी रिट जुरिस्डिक्शन नहीं लगा सकती थी अपनी। और उसके बाद हमारा अपना RPC था। ठीक है, फिर उसके बाद कोई भी तरह की हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लग सकती थी। तो ये चीज़ें थी हमारे यहाँ पे। अब बात करते हैं कैसे हमारा आर्टिकल नंबर 370 तोड़ा गया। अब बात करते हैं 2019 का ये दौर था, या 2019 का टाइम पीरियड था जब हमारा आर्टिकल नंबर 370 तोड़ा गया। क्योंकि ये क्या था, टेम्पररी था और इसको पूरी तरह से रिमूव किया जा सकता था 2/3 मेजॉरिटी हमारी अगर पार्लियामेंट में होगी। ठीक है, अगर लोकसभा की बात की जाए वहाँ पे अगर 2/3 मेजॉरिटी है, राज्यसभा में अगर आपको 2/3 मेजॉरिटी मिलती है तो आपका आर्टिकल नंबर 370 तोड़ा जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना, जो क्लॉज 3 था ना हमारे आर्टिकल नंबर 370 का, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी पूरी तरह से पावर देता था कि आप क्या करो, आर्टिकल नंबर 370 को पूरी तरह से तोड़ दो। ठीक है, तो पार्लियामेंट भी तोड़ सकती थी हमारे आर्टिकल नंबर 370 को, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद भी तोड़ सकते थे। चलिए अब आगे बात करते हैं। और एक चीज़ और याद रखना, मैंने आपको लेआउट में नहीं बताया, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में क्या था, बाय कैमरल लेजिस्लेचर भी था। ठीक है, बाय कैमरलिज्म भी था हमारे यहाँ पे। इसका मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों थे। उसको क्या कहा जाता है, विधानसभा और विधान परिषद हमारे यहाँ पे दोनों तरह के से थे। ठीक है, तो ये भी हमारा एक यूनिक फीचर था अंडर आर्टिकल नंबर 370। अब चलिए बात करते हैं, हमारे यहाँ पे स्टेट कब गवर्नर रूल के अंडर आई। वो आई 2018 में, और 2017 में पहले गवर्नर रूल के अंडर आती है, और उसके बाद 20 जून 2018 को हमारे यहाँ पे क्या लग जाता है, पूरी तरह से प्रेसिडेंट रूल। अब ये बिल किसने लाया था, होम मिनिस्टर अमित शाह ने लाया था 5 अगस्त 2019 को। एक चीज़ याद रखना, ये कहाँ पे लाया गया था, राज्यसभा में। ये राज्यसभा में ही लाया जाना था, क्योंकि आर्टिकल नंबर 370 के सेक्शन नंबर 11 के अंदर लिखा था कि जम्मू एंड कश्मीर का जब आपने 370 या स्पेशल स्टेटस तोड़ना है तो वो खाली राज्यसभा में ही लाया जाएगा। ठीक है, तभी ये पहले राज्यसभा में लाया गया। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, वोटिंग की अगर बात की जाए, जब ये बिल लाया गया कितने लोगों ने इसके फेवर में वोट किया और कितने लोगों ने इसके अगेंस्ट किया। वो था 125 मेंबर्स जिसने इसके फेवर में किया, और 61 मेंबर्स जो इसके अगेंस्ट थे। ठीक है, अब बात करते हैं लोअर हाउस या लोकसभा की। ये बिल कब लाया गया, 6 अगस्त 2019 को, और उसी दिन वहाँ पे जो है बिल पास हो गया। 370 वोट्स इसके फेवर में थे। इसका मतलब जिस आर्टिकल को तोड़ना था उतने ही लोगों ने इसके फेवर में वोट भी किया। तोड़ने के लिए 370 लोगों ने ही इसके फेवर में वोट किया, और 70 लोग क्या थे, इसके अगेंस्ट थे। और एक चीज़ और आपको बता दूं, टोटल मेजॉरिटी उस दिन लोकसभा की कितनी थी, वहाँ पे 444 मेंबर्स थे।
ठीक है, 444 मेंबर्स थे, 370 उसमें फेवर में थे, 70 अगेंस्ट थे, और 4 लोगों ने क्या किया था, कोई भी तरह का अपना डिसीजन नहीं लिया था। इसका मतलब उन्होंने वॉकआउट कर दिया वहाँ से। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 9 अगस्त 2019 को अपना पूरी तरह से असेंट दिया इस बिल के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ है, इसको गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है पूरी तरह से पब्लिश कर दिया पूरे देश में। अब बात करते हैं इस एक्ट में आता क्या क्या है। 103 सेक्शंस आते हैं। ठीक है, 103 सेक्शंस आते हैं। और एक चीज़ याद रखना, जब हमारे यहाँ पे 370 था ना, तब हमारे यहाँ पे कुछ सेंट्रल लॉस नहीं लग सकते थे, बट जब 370 तोड़ा गया उसके बाद 106 तरह के सेंट्रल लॉस हमारे स्टेट में लगे या यूटी में लगे, और उसके बाद 153 स्टेट लॉस को पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, जब ये किया गया था उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था, हमारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था ना, या अपर हाउस था, अपर हाउस को भी इन्होंने क्या कर दिया था, पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया था। अब इस जेके रीऑर्गेनाइजेशन बिल में क्या क्या आता है, 103 तरह के सेक्शंस आते हैं, 14 पार्ट्स आते हैं और 5 शेड्यूल्स आते हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो सीधी सीधी चीज़ क्या कहता है, जम्मू एंड कश्मीर को बाइफर्केट करके क्या कर दिया गया, 2 यूटीज़ में बना दिया गया, यूटीज़ ऑफ लद्दाख एंड यूटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब बात करते हैं यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो किस मॉडल को सिमिलर होगी, पूरी तरह से पुडुचेरी मॉडल को, जो एडमिनिस्ट्रेट किसके थ्रू की जाती है, आर्टिकल नंबर 239A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यूटी ऑफ लद्दाख किसको फॉलो करेगी, चंडीगढ़ मॉडल को, जो किसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, आर्टिकल नंबर 240A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 239 एंड 240, 239 आएगा पुडुचेरी मॉडल, और लद्दाख किसको करेगा, चंडीगढ़ मॉडल को, जो 240 आर्टिकल के थ्रू किया जाता है। और एक चीज़ याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर को पुडुचेरी मॉडल दिया गया, इसका मतलब जम्मू एंड कश्मीर यूटी में अब से क्या होंगे, इलेक्शंस होंगे। ठीक है, इलेक्शंस होंगे। और एक चीज़ और याद रखना, कितनी ऐसी यूटीज़ हैं टोटल जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, वो 3 तरह की यूटीज़ आएंगी। सबसे पहले हमारी JNK आएगी, पुडुचेरी आएगी, और थर्ड आएगी लद्दाख, सॉरी लद्दाख नहीं, दिल्ली। अब बात करते हैं क्यों हमें जम्मू एंड कश्मीर को पुडुचेरी मॉडल दिया गया, ना कि दिल्ली का मॉडल दिया गया। इसके बारे में बात करते हैं आगे, ये मैं आपको क्वेश्चन का आगे आंसर दूंगा, क्यों हमें दिल्ली मॉडल नहीं दिया गया और हमें पुडुचेरी मॉडल दिया गया। अब देखिए, जब यूटी लगती है तो क्या होता है, सब लॉ हमारे यहाँ पे सेंटर के द्वारा बनाए जाते हैं, तो हमारे यहाँ पे अब से क्या होगा, डायरेक्ट कंट्रोल होगा, सेंटर का होगा। बट कुछ लॉज हमारे यहाँ की जम्मू कश्मीर की आवाम बनाएगी या जम्मू कश्मीर की सरकार बनाएगी। कौन कौन से लॉज होंगे वो, कौन कौन से डिपार्टमेंट के रिलेटेड, लैंड रेवेन्यू, लैंड रिकॉर्ड्स और टैक्स डिडक्शन। ठीक है, और उसके बाद ये यूटी के अंडर आया हमारा, और उसके साथ साथ पुलिस ऑर्डर, पब्लिक, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और सेफ्टी जो है वो किसके अंडर होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये था कि क्यों हमें दिल्ली मॉडल नहीं दिया गया और पुडुचेरी मॉडल दिया गया। पुडुचेरी मॉडल की अगर बात की जाए या जम्मू कश्मीर की मॉडल की अगर बात की जाए ना, यहाँ पे पुलिस क्या होती है, वो होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर। बट दिल्ली में जो पुलिस होती है ना, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर नहीं होती, इट इज़ इन अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ होम मिनिस्टर। तभी हमें दिल्ली वाला मॉडल नहीं मिला। ठीक है, अब इस चीज़ में अगर आपको कन्फ्यूजन होगी तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमें पुडुचेरी मॉडल के तहत क्यों पुलिस हमें मिलती है, दिल्ली में पुलिस नहीं होती उनके अंडर, वो होम मिनिस्टर के अंडर होती है। चलिए अब आगे, कॉन्करेंट लिस्ट जो अब से है, जो 7 शेड्यूल में आती है, वो किसके अंडर रहेगी, सेंटर के अंडर रहेगी। पहले किसके पास होती थी, हमारे जम्मू कश्मीर के पास ही होती थी। फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, वो है 107। ये अब जो है 114 हो गई है, पहले जब ये 2019 में थी 107 थी। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि 7 सीटें बढ़ाई जाएंगी, कब बढ़ाई जाएंगी, डीलिमिटेशन के बाद। और एक चीज़ और याद रखना, 4 सीटें जो हैं लद्दाख की पूरी तरह से डिलीट कर दी गई हैं। अब एक चीज़ आपको और बता दूं, 107 में से बात की जाए, 107 में से 24 सीट जो है ना, ये आती है POK वालों के लिए। POK क्या हुआ, हमारा कश्मीर का ऐसा हिस्सा जो पाकिस्तान ने इलीगली इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो 114 में से आप करो 24 सीटें निकाल दो, तो हमारी जो जम्मू कश्मीर की अपनी लोकल जो सीटें आएंगी वो कितनी आएंगी, 90। ठीक है, 90 सीट्स हैं जिसके ऊपर इलेक्शंस होंगे। और 90 में से अब आपको जम्मू और कश्मीर का भी बता देता हूँ, जम्मू की कितनी रहेंगी, 43, और कश्मीर की कितनी आती है, 47। ठीक है, तो ये बन गई पूरी 90। जम्मू की 43 है और लद्दाख की कश्मीर की कितनी है, 47। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली, या स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली नहीं आएगा यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएगा। स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ असेंबली शेल नॉट एक्सीड मोर देन 10%।
इसका मतलब सीएम या हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह होंगे वो कितने होंगे टोटल, सीएम तो एक ही होता है ना, उसके अलावा हमारे कितनी और मिनिस्ट्रीज होंगी, टोटल 9 होगी या 10 होगी। ठीक है, 9 इन्होंने लिखा हुआ मोर देन 9%, शैल नॉट एक्सीड मोर देन 9%, बट इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि आप 10 भी रख सकते हो। तो ये हमारे ऊपर है कितनी रखते हैं, बट 9 के ऊपर या 10 के ऊपर कभी भी नहीं जाएंगी। चलिए अब शेड्यूल्स के बारे में बात करते हैं और उसके साथ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल जो है ये हमारी स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट के साथ आती है। यह हमारी जो लोकसभा की विधान परिषद है उसके विधानसभा उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। 10% स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आपको बता दिया, या 9 या 10। सेकेंड शेड्यूल ये बात करता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की लोकसभा में कितनी सीटें होंगी, वो आएंगी 5। कौन कौन सी है वो, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर और जम्मू। ठीक है, और लद्दाख की अगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात की जाए, देयर विल बी नो पार्लियामेंट एक सीट होगी खाली लद्दाख की। ऐसे भी अगर देखा जाए, जब जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था तो उन्होंने बताया था कि जो स्ट्रेंथ होगी जम्मू एंड कश्मीर की इन द पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा की बात की जाए चाहे वो राज्यसभा की बात की जाए, वो रहेगी अनचेंज्ड। क्यों? क्योंकि अगर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात की जाए, जब उसमें लद्दाख भी आता था ना, तब हमारी टोटल सीटें होती थी 6। अभी भी 6 हैं, 5 थी जम्मू एंड कश्मीर के पास, 1 थी लद्दाख के पास, और वो पूरी तरह से अनचेंज्ड है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं आया। ठीक है, और राज्यसभा की बात की जाए, 4 सीटें पहले भी थी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, 4 सीटें अब भी है। बट पहले क्या था, पहले भी लद्दाख के पास कोई सीट नहीं थी, अब भी कोई भी राज्यसभा में उनके पास सीट नहीं है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर की 4 सीटें वहाँ पे अभी भी हैं। ठीक है, फिर थर्ड शेड्यूल डील करता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर यूटी, मतलब जिधर से एमएलए चुने जाएंगे उसके साथ ये डील करता है। फोर्थ शेड्यूल आता है डील्स विद द ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो एमएलए चुने जाएंगे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुने जाएंगे या जो सीएम चुने जाएंगे, उनकी ओथ और एफर्मेशन के साथ डील करता है। और इनको ओथ कौन दिलवाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिलवाएंगे। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इनको क्या करेंगे, ओथ दिलवाएंगे या शपथ दिलवाएंगे। फिर उसके बाद फिफ्थ शेड्यूल डील करता है जो सेंट्रल लॉस हमारे यहाँ पे लाए गए 106 तरह के, वो हमारे यहाँ पे आते हैं जम्मू एंड कश्मीर या यूटी ऑफ लद्दाख के ऊपर। और 153 जो हमारे स्टेट लॉस थे ये पूरी तरह से हो गए रिपील। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस। ऐसे तो 103 सेक्शंस है, सारी नहीं होती हैं, तो उसके अलावा जो हम इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आएगा सेक्शन 1 और 2। ये क्या है, एक प्रीलिमिनरी है और इन्फॉर्मेशन इसके साथ देता है कि क्या है जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और क्या क्या इसमें चीज़ें आएंगी। सेक्शन 3 क्या कहता है, लद्दाख के बारे में बताता है कि अब से ये क्या है, यूटी है जो विदाउट लेजिस्लेचर होगी। ठीक है, और उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट आएंगी, लेह और कारगिल। इसका मतलब लद्दाख में अब 2 ही खाली डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल। सेक्शन 4 ये कहता है कि अब से क्या है, जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है जिसमें लेजिस्लेचर होगा और यहाँ पे इलेक्शंस होंगे। ठीक है, 5 सेक्शन 5 क्या कहता है, देयर शैल बी ए लेफ्टिनेंट गवर्नर्स फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अब से क्या होंगे, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होंगे लद्दाख के लिए भी और जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग अलग। और अगर आपको बता दूँ, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज GC मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। चलिए सेक्शन 10 ये वही बात करता है जम्मू एंड कश्मीर की या लद्दाख की कितनी सीटें आएंगी लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में उसके बारे में बात करते हैं। 5 सीटें जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए हैं और 1 सीट किसके लिए है, लद्दाख के लिए, हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा में। सेक्शन 14 लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता है जम्मू एंड कश्मीर यूटी की और उसकी कंपोजिशन के बारे में बात करता है कि कितने एमएलए चुने जाएंगे, वो कितने आते हैं, 90। ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 14(6) बड़ा ज़रूरी है, ये SC और ST की रिजर्वेशन के साथ डील करता है। एक चीज़ आपको बता दूं, देयर आर 16 सीट्स रिजर्व्ड इन द असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, 16 सीटें जो है रिजर्व की गई हैं SC और ST वालों के लिए। और बात करते हैं SC वालों के लिए कितनी है और ST वालों के लिए है 9 सीट्स जो हैं शेड्यूल ट्राइब्स वालों के लिए। ठीक है, और 7 सीट्स किसके लिए हैं, शेड्यूल कास्ट वालों के लिए। ऐसे अगर देखा जाए हमारी लोकसभा में क्या है, शेड्यूल कास्ट की सीटें ज़्यादा है, शेड्यूल ट्राइब्स की सीटें कम है, मतलब आधे आधे का अंतर आता है। बट अगर देखा जाए हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, यहाँ पे क्या होगा, शेड्यूल ट्राइब्स वालों को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी गई है और शेड्यूल कास्ट वालों को कम रिप्रेजेंटेशन दी गई है। टोटल सीटें कितनी रिजर्व्ड हैं, वो आएंगी 16।
जिसमें से 9 आती है शेड्यूल ट्राइब्स वालों के लिए और 7 आती है शेड्यूल कास्ट वालों के लिए। सेक्शन 15 बड़ा ज़रूरी है। इसमें क्या होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर अब से क्या करेंगे, 2 वुमेन मेंबर्स को जो है हमारे हाउस में रिप्रेजेंट करेंगे अगर उनकी कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर क्या हुआ, इलेक्शन हुए, कोई भी वुमन एमएलए नहीं जीती है या अगर वो कोई खड़ी भी नहीं है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी पावर्स को यूज़ करके 2 वुमन रिप्रेजेंटेटिव हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में रख सकते हैं। ठीक है। सेक्शन नंबर 16 डील करता है क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सबसे पहले मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड नॉट होल्ड एज लेस देन 25 ईयर्स। ठीक है, 25 साल से कम उनकी एज नहीं होनी चाहिए और वो भारत के नागरिक होने चाहिए अगर उन्होंने हमारे यहाँ पे इलेक्शंस में खड़े होना है। सेक्शन 17 ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 5 ईयर्स। पहले कितनी होती थी, 6 साल होती थी। ये भी याद रखना, जो हमारी स्टेट की असेंबली थी ना पहले, उसकी ड्यूरेशन होती थी 6 साल, बट अब कितनी हो गई है, 5 साल हो गई है। और सेक्शन 24 ओथ एंड एफर्मेशन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि इनके द्वारा दी जाएगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। सेक्शन नंबर 27 डिस्क्वालिफिकेशन जो है उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की कैसे की जाएगी। सेक्शन 30 लेजिस्लेटिव असेंबली की क्या पावर्स है। सेक्शन 31 सैलरीज ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सेक्शन 47 बड़ा ज़रूरी आता है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 4 तरह की हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपका क्या है, क्या क्या है वो, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, डोगरी एंड कश्मीरी। जो हमारी यूटी की अब ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 4 हैं, इंग्लिश, हिंदी, डोगरी एंड कश्मीरी। उर्दू हैज़ बीन एबॉलिश्ड। ठीक है, उर्दू जो है वो एबॉलिश कर दी गई है। तो ये हमारा कौन सा सेक्शन बताता है हमें, सेक्शन नंबर 47। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 53 ये बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ, जो 10% से ज़्यादा नहीं जा सकती है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 57 एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका मतलब देयर विल बी नो एमएलसी फ्रॉम नाउ इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अपर हाउस पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया है। पहले हमारे यहाँ पे अपर हाउस होता था बट अब से नहीं है। सेक्शन नंबर 57 पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। सेक्शन नंबर 75 ये बड़ा ज़रूरी है। अब से क्या होगा, देयर विल बी ए कॉमन हाई कोर्ट। ठीक है, जम्मू और कश्मीर की यूटी के लिए और लद्दाख की यूटी के लिए क्या है, कॉमन हाई कोर्ट होगी, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, एचसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसको कहा जाता है, जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों को पूरी तरह से क्या करेगी, सर्व करेगी। सेक्शन नंबर 93 ये बात करता है कि जो हमारी स्टेट पीएससी है, जो पीएससी है उनके पास सबसे क्या पावर्स रहेंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है पूरी तरह से ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम इसके क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या करना है, एमसीक्यूज़ करने हैं। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट सेक्शन पे हमें ज़रूर बताना है कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो सबका बेनिफिट होगा ना। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ मिलेंगे। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अब आपने कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। ओके, थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू।